नाज़रीन, इस वक्त हम हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हब्बा कदल के लिए कैंडिडेट आरिफ लाइगुरू मौजूद हैं और ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसी के एक सिलसिले के तहत यहाँ पर आए हुए हैं और आज इनसे बात करेंगे और अगर हब्बा कदल की आवाम इन्हें मौका देती है तो इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी हब्बा कदल को लेकर, आज इस पर बात होगी। और इससे पहले जिन पॉलिटिशियंस ने हब्बा कदल पर रूल किया है उन्होंने क्या कुछ किया और ये क्या करने जा रहे हैं, कहाँ पर कौन सी नई चीज़ आने वाली है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आरिफ साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आपको एक मौका दिया है, आवाम आपको शायद एक मौका दे, तो बताइएगा हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पर कोताहियाँ हुई हैं इससे पहले, और आरिफ लाइगुरू साहब जो है आने वाले वक्त में अगर आवाम उनको चुनती है तो वो क्या कर सकते हैं हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे लगता है जो माजी में यहाँ पे एमएलए साहिबान रहे उन्होंने यहाँ की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया था जी, क्योंकि एक जो बाइकआउट का कल्चर यहाँ पे था, बहुत कम वोटों से यहाँ पे एमएलए बनता था, ऐवान में पहुँचता था। ये जो इलाका है हब्बा कदल, ये बहुत पसमानदा एरिया है। यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप बहुत ज़्यादा है जो सुबह मजदूरी के निकल रहे थे और शाम को खाते हैं। जहाँ पे जिन कोचों में हम गए, जिन गलियों में, चौराहों में, मोहल्लों में, जिन लोगों से हमने भी बात की, शिकायतों का यहाँ पे अंबार है कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हमने देखा ही नहीं है जो चुन के भी असेंबली में गया था और जब सरकार भी थी उनकी। बदकिस्मती से आज तक पीडीपी को मौका नहीं मिला है हब्बा कदल को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ की जो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त अगर पूरे आप जिस्ट में देखेंगे, पूरे इस हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे जितने भी यहाँ के वार्ड्स हैं, इलाके हैं, उसमें सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिससे जूझ रहे हैं यहाँ की आवाम, वो है बिजली। ठीक, क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप है, बिजली की बिल्स बहुत ज़्यादा रेज़ आती है, उनके पास ज़रिया नहीं है वो अदा करने का, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कोई ऐसी पॉलिसी उनके लिए आए जिसमें उनको एक राहत मिले। दूसरा जो यहाँ पे चैलेंज है वो है ड्रग का, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नौजवान जो घरों में हम घूमे, जिन घरों में हम घुसे, हमने पोस्ट ग्रेजुएट भी देखे, बंदे ऑटो चला रहे हैं, वो ग्रेजुएट्स भी देखे, एमबीए भी देखे, लेकिन उनके जो घरेलू हालात है, जो उनके माली हालात है घर पे, तो उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। पढ़ लिख के उनके पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। जो बीजेपी ने नया कश्मीर का एक ढोंग मचाया कि हम जी यहाँ पे इतनी नौकरियाँ लाएंगे, हम जी रोज़गार लाएंगे, उल्टा तो रोज़गार यहाँ से छीना गया। जो वादे किए उन्होंने वो ढोल पीटते रहे स्मार्ट सिटी की, लेकिन जब लोगों को यहाँ पे शाम को खाना नहीं होगा, जब उनको बिजली को बिल के लिए पैसे नहीं होंगे, तो स्मार्ट सिटी नहीं गोस्ट सिटी बन गई है। क्योंकि यहाँ के नौजवान, यहाँ के औरतें, यहाँ के बुजुर्ग इतने ज़्यादा परेशान हैं। एलिंग पेशेंट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा है कि जिनको कोई बेचारों को सहारा नहीं है, कि डायलिसिस पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है जिनके पास पैसे नहीं है कि वो डायलिसिस करवाए। सो देयर इज़ नो सच एज पॉलिसी, गवर्नमेंट हैज़ एम्पावर्ड देम या कुछ ऐसा उनके लिए राहत रही, तो यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इससे पहले एमएलए रही हैं शमीमा फिरदौस साहिबा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? कुछ नहीं, मैं तो परेशान हूँ कि बहुत सारे इलाकों में गया, उन्होंने बोला हमने अपने लीडर को तो देखा ही नहीं है, हमने रिप्रेजेंटेटिव को देखा ही नहीं है। जो एक फॉर ग्रांटेड उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया था यहाँ की आवाम को, हब्बा कदल की जनता को, कि एक बाइकआउट का कल्चर है यहाँ पे, थोड़ा सा वोट निकलता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़ के वो ऐवान में पहुँचते हैं, तो वो फॉर ग्रांटेडनेस ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ की आवाम और यहाँ की जनता को अब वोट की कदर का पता चल गया, वोट की अहमियत क्या है वो पता चल गया। आज वो सही रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का ताल्लुक़ है, देखिए वो इल्ज़ामात की राजनीति कर रहे हैं। कल से शमीमा जी घूम रही है दूध टॉफ़ी। हाँ, हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, अलायंस की वजह थी agenda of alliance. It was a written document. There were certain points in that agenda of alliance which were discussed with BJP. They agreed to it and our party asked to implement them. सबसे पहले था 370 और 35 को आप हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा उसमें पॉइंट था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे, चाहे हुर्रियत है, पाकिस्तान है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, क्या आप बात करेंगे उनसे। तीसरा, जितने भी हमारे नौजवान बाहर की जेलों में बंद है, ट्रायल पे उनको एमनेस्टी मिलेगी। सो देयर वर सो मेनी थिंग इन दैट एजेंडा जिस पे बीजेपी मानी थी। जब वो हमसे मुकाबला नहीं कर पाई और यहाँ पे सबसे पहले महबूबा जी ने यहाँ पे हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट और साहब का चीफ मिनिस्टर रही है, 12,000 नौजवानों का एफआईआर ख़त्म किया, सीज़ फायर के लिए बीजेपी को मजबूर किया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती थी, वुमेन रजिस्ट्रेशन जो लैंड हाउसेस की होती है वो फ्री कर दी। धीरे धीरे बीजेपी को लगा कि उन्होंने ग्राउंड लूज़ कर दिया तो वो भाग गए।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इल्ज़ामात हम पे रखा ना, पोटा को यहाँ पे लाने वाला कौन, अस्पा को यहाँ पे लगाने वाला कौन, अफजल गुरु को फांसी देने वाला यहाँ पे कौन। तो हम वो राजनीति नहीं करते, या तो मुकाबला हमारे साथ ग्राउंड पे करें चैलेंजेस पे। अब वो दूर ट्रॉफी ये सबको पता है, उस टाइम प्रेस ने ये मिस इंटरप्रेट किया। अदरवाइज एक माँ अपने बेटे से कहती है कि अगर वहाँ जाते हो जहाँ पे लड़ाई है, क्या दूर ट्रॉफी लेने गए, मतलब तो वही था। इसका इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा कि प्रेस ने इसको उछाला। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये उस टाइम पे ये तो जिसका एक बहुत बड़ा बवाल है। अदरवाइज हमारी पार्टी प्रेसिडेंट अपने बेटों से, अपने बेटियों से मुखातिब थी उस टाइम पे। आरिफ साहब, आपने जिस तरह से अभी बात की, आपने कहा कि बाइकॉट पॉलिटिक्स होती थी, इससे पहले बाइकॉट होता था और कुछ वोटों से लोग जीत जाते थे, लेकिन क्या वजूहत रही कि कंटिन्यूसली वो यहाँ से जीती आ रही है और लोग उन पर यकीन करते आ रहे हैं? और जो आपने बीजेपी की बात की, तो बाकी पार्टियाँ ये समझती हैं कि जो बीजेपी है वो कभी सेक्रेटरीट का दरवाज़ा नहीं खोलती, सेक्रेटरीट तक नहीं पहुँचती। ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जिन्होंने उन्हें सेक्रेटरीट का दरवाज़ा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी को जो मैंडेट हिंदुस्तान में भी मिला और जम्मू में भी मिला, शायद ये लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। 28 एमएलए बीजेपी को जम्मू से जीत के आ गए, और मोदी साहब को हिंदुस्तान में ऐसा मैंडेट मिला कि जो सब ने देखा। मुफ्ती साहब की पॉलिसी यही थी, जब उन्होंने वाजपेयी के दौर में, हमें पता था बीजेपी वैसी बीजेपी है। वाजपेयी के दौर में हमने यहाँ पे मुजफ्फराबाद रास्ता खोला, वाजपेयी के दौर में हमने यहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने बात की, जो भी हमारे थे वो चीज़ें हुई। मतलब उस टाइम पे ये हुर्रियत लीडरशिप से बात हुई, शायद आपको पता हो कि यासीन मलिक साहब, यहाँ के उमर फारूक साहब या गिलानी, जितने भी हुर्रियत लीडर से वाजपेयी से प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। सो ये हमारी पॉलिसी थी कि हम कश्मीर का जो था मसले, कश्मीर का हल ढूंढ रहे थे। अगर हमें पार्टी करनी थी, अगर हमें सरकार ही चलानी थी, हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सपोर्ट देने के लिए तैयार थी। लेकिन जो हमारा असली इरादा था और असली जो हमारा प्लान था वो था कि मशरक़ कश्मीर का हल हो। सर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर अगर आज की बात हम करें, तो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरीके से हमने जब आगाज़ हुआ था, इंतखाबी जो डेट्स अनाउंस हुए थे, तो ये समझा जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं पर भी इस कंपटीशन में फिट नहीं बैठ रही है, बल्कि नामो निशान ही उनका नहीं है। तो आज आहिस्ता आहिस्ता क्या आपको लगता है कि इसमें रिवाइवल हो रहा है? क्या लोग अच्छी तादाद में जुड़ रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से या बाकी जगह? जनाब, रिवाइवल बहुत पहले ही हुआ था। 2019 के बाद जब हमारे जेलों में से लीडर छूट के आए, बीजेपी ने आर्टिकल 370 और 35 हटाने के बाद जो एक गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी तरीके से हटाया, उसके बाद अगर उन्होंने सबसे पहला काम किया वो पीडीपी को तोड़ने का काम किया। 41 लीडर्स हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, आधे दबाव में छोड़े, आधों को डराया धमकाया गया। उसके बाद एक यहाँ पे पंचायत वो डीडीसी इलेक्शन हुआ। शायद मैं आपको याद दिलाऊं कि उस टाइम पे हमारे कहीं सीनियर लीडर्स बहुत कम थे, जेलों में थे, हाउस अरेस्ट थे, तब भी हम 28 सीटें जीत के आए डीडीसी। हमारे 2 चेयरमैन थे, 2 वाइस चेयरमैन थे, और एक बाई इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, पत्थर मस्जिद मुजाहिद मंजिल जिसको कहते हैं, उसमें बाई इलेक्शन एक कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुआ था, वहाँ से पीडीपी की कॉर्पोरेटर रेहाना परवीज जीत के आई। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बेस्टन कहना एक चीज़ का जवाब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब उतनी मजबूत नहीं है, हम समझते मजबूत ही नहीं है। पत्थर मस्जिद जब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी है, तब से पहली बार हमारी कॉर्पोरेटर पीडीपी ने उनको 2019 के बाद जब बाई इलेक्शन एक कॉर्पोरेटर का हुआ था, हमने हराया उनको। सर, अब यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से आपने कहा कि आप डेवलपमेंट, तामीर तरक्की करेंगे, लेकिन तामीर तरक्की के साथ साथ यहाँ के जो नौजवान हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, वो भी उनके भी अपने अपने मसाइल हैं। नौजवानों की बात करें तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी या बुज़ुर्गों के लिए कोई खास? बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि जहाँ तक ये एमएलएशिप की बात है कि अगर हम यहाँ से चुन के गए, जो सबसे हमारी तरजीह रहेगी यहाँ पे वो नौजवानों को रिहेबिलिटेट करना है, नौजवानों को इस डिप्रेशन से निकालना है, नौजवानों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, यहाँ ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने की ज़रूरत है। हबा कदल के नौजवान नस्ल यहाँ पे तबाह हो रही है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, करने वाले हैं, डूअर है, लेकिन डिप्रेशन है, काम नहीं है उनके पास, ड्रग्स की तरफ चले गए। और इसमें तो मुझे सबसे बड़ी बात है, इसमें बीजेपी का सबसे बड़ी बात है, जो पंजाब को इन्होंने उल्टा पंजाब बनाया, वो कश्मीर को भी यही करना चाहते हैं। सर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पंडित बरादरी की भी एक अच्छी खासी तादाद है, उनके लिए कुछ सोचा हो?
हाँ, हमने पंडित पॉलिसी, जो पंडित का रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम था, 2002 में ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में जब मरहूम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, तब से ही वो चल रहा था कि हम पंडितों को, अपने कश्मीरी पंडितों को वापस कैसे लाए। वो इनिशिएट तो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं किया है, हमारे 5.5 साल हमारी टोटी सरकार रही है, 3 साल मुफ्ती साहब की रही, 2 साल 2 महीने महबूबा जी की रही। टोटल जब से यहाँ पे 70 सालों में हमें अपने 5.5 साल के साथ हमारे काम गिनिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 70 साल के काम गिनिए, फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल की जो लीडरशिप है वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है, आज एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में हल्की सी बातें जो हैं वो उनको बुरी लग जाती हैं। भाई आपके साथ जो पिछली दफ़ा एपिसोड हुआ, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट ने जब आपको साइड रहने को कहा, उसके बाद लोग कह रहे थे कि आलिफ लाइगुरु अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ देगा, इनकी बेइज्जती हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि आप इंटैक्ट रहे। किस चीज़ ने आपको इंटैक्ट रखा आप उसी पार्टी? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक घर है। अगर आपको अपनी माँ घर पे डांटती है, आप घर छोड़ के चले जाते हैं। मेरे लिए महबूबा मुफ्ती मेरी माँ है, मेरी बहन है। डांटा, हक है उनको डांटने का, डांटा, घर में ऐसी चीज़ें होती रहती है, उसका मतलब थोड़ी ना कि हम घर छोड़ के निकल जाएंगे। मेरी तंजीम, मेरी फैमिली है, ये सारे जितने भी मेरे साथी यहाँ पे, सीनियर लीडर साथी है यहाँ पे, या एक फैमिली है। फैमिली में तो ठोकर लगती है, इसका मतलब थोड़ी ना फैमिली टूट जाएगी। बिल्कुल। लास्ट पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? हम अब उनसे गुजारिश यही करती है कि डिवाइड ना हो, बारी से बारी अक्सरियत में वोट करें। आज एक नौजवान को, जो आपके हबा कदल में ही मेरा जन्म करफली माला में हुआ, अपने नौजवान को मौका दे और इंशाल्लाह हम वादा करते और PDP वादा बंद है, उनकी प्रॉब्लम्स का अजाला हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आरिफ लाइगुरु जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं हबा कदल से, वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तामीर और तरक्की और इसके साथ साथ जो मंसूबे हैं नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, या कश्मीरी पंडित बरादरी जो जहाँ से जा चुकी है, ये उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम पॉलिसीज़ लेकर आएंगे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। फिलहाल इस गुफ्तगू में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।